कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.16 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज ड्रा फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए भाई इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में सीखा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखा होगा आप लोगों ने। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे हो गया, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, आप लोगों ने ये भी सीखा होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये 6 होता है। 6 कैसे होता है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या है, ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए भाई। अब देखिए इनमें लिगेंड्स की जो पोजीशन होती है, तो लिगेंड्स आपका यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे हो गया लिगेंड्स, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। अब देखिए कॉम्प्लेक्सेज में लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और सेंट्रल मेटल एटम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट क्यों करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल भी होते हैं, पी ऑर्बिटल भी होते हैं, एस ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है लिगेंड्स कैसे लगा हुआ है। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए इस स्ट्रक्चर में आपको ये देखना है कि ये जो लिगेंड्स यहाँ पर लोकेटेड हैं, पोजीशन है, तो ये लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, अलोंग द एक्सेस अप्रोच कर रहे हैं या इन बिटवीन द एक्सेस अप्रोच कर रहे हैं। केवल ये 2 पॉइंट आपको कंसिडर करना है। अब देखिए भाई एक्सेस के बारे में आप लोगों ने, जैसे एक्स वाई जेड हो गया है, ये एक्सेस होते हैं। तो एक्सेस के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा कि अगर 2 एक्सेस जो होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, 3 एक्सेस भी ले सकते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री, तभी उन लाइन्स को आप एक्सेस के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा एंगल शो करना चाहूँ तो इसमें अगर आप देखें कि ये 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री है, तो यस इनको आप एक्स वाई कंसीडर कर सकते हैं, एक्स वाई एक्सेस बोल सकते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा बॉन्ड एंगल शो करता हूँ, ये 90 नहीं है, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसका मतलब इनको आप एक्स वाई एक्सेस नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि एक्सेस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये के 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा। वाई, बिकॉज अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 360 हो गया। अब देखिए भाई ये कि प्लेन हो गया, प्लेन के ऊपर एक ऐसा वर्टिकल लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मतलब है कि जहाँ पर भी 90 डिग्री आ रहा है वहाँ पर उस लाइन को आप एक्सेस के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अब भाई मैं ये चीज़ों को क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न ये है भाई, देखिए कि जब कभी भी लिगेंड्स आपका सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है, आप लोगों ने सीखा होगा कि बेसिकली जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स को नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ये जो बेसिकली क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड दिया हुआ है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो आपके सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स होते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पास पास में होते हैं, फिर इसके बाद में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उन्होंने ये कंसिडर किया हुआ है कि जो लिगेंड होता है तो ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है, और अट्रैक्शन होता है, ये जो अट्रैक्शन होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके साथ साथ में आप देखिए अट्रैक्शन भी होता है और यहाँ पर रिपल्सन भी होता है। रिपल्सन कैसे होता है भाई, ये जो आपका लिगेंड है तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या लोन पेयर होता है। अब देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम है तो इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल तो होते हैं, परंतु यहाँ पर इनके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इनके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब पास में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होने लगता है, यहाँ पर रिपल्सन होने लगता है, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन होने लगा भाई। अब देखिए जब रिपल्सन होता है तो किसी भी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब ध्यान दीजिए भाई एक इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे जो लिगेंड है, लिगेंड जब आपका सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा तो देखिए लिगेंड की पोजीशन ये है, तो जब इस अलोंग द एक्सेस अप्रोच करेगा तो क्या यहाँ पर रिपल्सन होगा, रिपल्सन होना चाहिए क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या रिपल्सन क्रिएट करेगा। अब देखिए भाई
यहाँ पे होता क्या है, जब ये लिगेंड इस सेंट्रल मेटल को अप्रोच करता है अलोंग द एक्सेस, तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिनमें लोब्स अलोंग द एक्सेस लाई करते हैं, हम देखिए भाई, अगर मैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूं, ठीक है भाई, डी ऑर्बिटल तो ये क्या होता है, डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, जो डायग्राम होता है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसका कुछ ये एक्स एंड वाई हो गया 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर जो लोब्स होते हैं तो अलोंग द एक्सेस लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डी जेड स्क्वायर के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये लोब से अलोंग द एक्सेस, ये जेड एक्सेस हो गया, और ये आपका न्यूक्लियस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है, ऐसा कुछ। अगर मैं इनके बारे में बात करूँ, ये जो 3 ऑर्बिटल्स दी हैं डी के, तो इनमें से डी एक्स वाई के केस में क्या होता है, डी एक्स वाई के केस में इन बिटवीन द एक्सेस, डी वाई जेड के केस में इन बिटवीन द एक्सेस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। डी जेड एक्स के केस में इन बिटवीन द एक्सेस, ये कुछ ऐसा रहता है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y हो जाएगा, z हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। इसमें से x हो गया, ये y हो गया, या x इसको मान लीजिए और ये y हो गया, ये कुछ डायग्राम रहता है। तो मतलब है कि हम यहाँ पे समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब लिगेंड्स आपका सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा तो किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें तो इन ऑर्बिटल्स की, आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स में इन ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स में लोब लाई कर रहे हैं अलोंग द एक्सेस। और ये इनकी एनर्जी ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि इनमें रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन जैसे मैंने बोला हुआ है कि अगर सिस्टम में रिपल्सन होता है तो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मतलब है कि जब ये लिगेंड्स अलोंग द एक्सेस सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा, तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी रिपल्सन की वजह से, जिसमें से लोब अलोंग द एक्सेस लाई कर रहे हैं। ये पार्ट बहुत क्लियर हो गया। मतलब है कि जब कभी भी इसकी स्प्लिटिंग होती है, हम स्प्लिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, जब इन ऑर्बिटल्स की, डीजनरेट ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, इनकी एनर्जी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। चलिए स्प्लिटिंग कर देते हैं। अब देखिए भाई, ये हो गया आपका, क्या हो जाता है, डीजनरेट ऑर्बिटल हो गया, तो ये टॉप में 2 चले जाएंगे, इसको आप EG बोलते हैं, और ये बॉटम में 3 चला जाएगा, इसको आप बोलते हैं T2G, ठीक है। ये DXY हो गया, DYZ हो गया, DZX हो गया, ये हो जाता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर हो जाता है, इस तरह से। तो बेसिकली इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में जब कभी भी स्प्लिटिंग होती है डीजनरेट ऑर्बिटल्स की, तो स्प्लिटिंग आपको हमेशा करना है। इनकी एनर्जी क्योंकि ज़्यादा रहती है, ये एनर्जी प्रोफाइल हो गया भाई, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, ये जो लाइन होती है दोनों के बीच में जो एक सेंटर मीडियम लाइन जाती है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉट, ठीक है भाई। और यहाँ पे इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, BARY, और ये हो गया सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो गैप होता है तो ये होता है 3/5, ये पॉजिटिव में रहता है, और ये जो बॉटम का रहता है तो नेगेटिव में चला जाता है, -2/5 रहता है, ठीक है। इसके बाद में डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर पहुँचता है कैलकुलेट करने के लिए, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप लिखना चाहें, एक टेक्स्ट लिखना चाहें कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है भाई। लिगेंड्स अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम along the axis, hence the energy of the orbitals of those orbitals increases in which the lobes are lying along the axis। जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है उस पार्ट को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया।
मतलब है कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कभी भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ये हो गए आपके डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ये हो गए आपके डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो इन ऑर्बिटल की जब कभी भी स्प्लिटिंग होगी तो हमेशा इनकी एनर्जी, इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस वन। इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आगे की इंफॉर्मेशन आप लोगों ने सीखा होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि डेल्टा नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करके हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।